हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने नए चैप्टर के साथ आ रहे हैं जिसका नाम बैंकिंग है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? The central bank is the apex institution, is the central institution in the banking and financial structure of the country। किसी भी एक देश के अंदर एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसको सेंट्रल बैंक, ठीक। इट इज़ द सेंट्रल बैंक विच इशूज करेंसी इन द कंट्री, ठीक। सेंट्रल बैंक के पास ही ये अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक के पास ही ये मोनोपोली होती है कि वो क्या करे, करेंसी को इशू करे। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और यही एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है एक देश के, ठीक है। व्हाट इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। In order to save the time and money, people increasingly prefer to deposit or withdraw money from their bank account and do not do other banking transactions from their home and offices, ठीक है। आजकल क्या होता है, टाइम और पैसा बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, आजकल लोग इसी को प्रेफर करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग को, ठीक है। वही डिपॉजिट भी कर देते हैं आराम से, विड्रॉ भी हो जाता है पैसा, ठीक है, और उसी से अदर ट्रांजैक्शंस भी बैंकिंग के ये लोग करते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस क्या होता है सर? इट इज़ अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ठीक। एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ फंड होता है ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम में होता है, ग्रॉस बेसिस पे होता है। रियल टाइम मीन्स देयर इज नो वेटिंग पीरियड। रियल टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता। ग्रॉस मीन्स, ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विद अनदर ट्रांजैक्शन। यानी जैसे हम गए तो हम जैसे ही जाएंगे, हम कहेंगे हमें आरटीजीएस करना है, वो तुरंत के तुरंत आरटीजीएस मेरा कर देंगे, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे कि पहले 10 लोग और आ जाए, 10 लोग का इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हम एक बार में आरटीजीएस करेंगे। नहीं, हम इंडिविजुअली बेसिस पे आरटीजीएस सबका करते चले जाएंगे। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे हम उन सबका आरटीजीएस करते चले जाएंगे, उनका फंड ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT. NEFT is a country-wide system by which an individual, firm, company can electronically transfer fund from any bank branch to another individual, firm, company, or having an account with any other bank branch in the country। कहीं भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन बैचेस। इसके अंदर बैचेस बनते हैं सर। जैसे फॉर एग्जांपल 5 लोग हो जाएंगे तब हम एक बार में NEFT को करेंगे, ठीक है। 10 लोग हो जाएंगे उसके बाद ही हम NEFT एक बार में करेंगे। बैंक के अंदर ये चलता है कि कम से कम 5 लोग को NEFT करवाना हो, तब जाके जो है वो NEFT एक बार में करते हैं, यानी सेटल करते हैं, लेकिन बैचेस में करते हैं, ठीक है सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन आरटीजीएस एंड NEFT। आरटीजीएस और NEFT में फ़र्क क्या होता है? तो आरटीजीएस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कॉन्टीन्यूसली, चलता रहता है, जबकि NEFT ट्रांजैक्शंस किस में होते हैं, बैचेस में होते हैं, ठीक है। मिनिमम जो रुपीज़ चाहिए होता है वो 2 लाख रिक्वायर्ड होता है फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। फॉर NEFT नो मिनिमम ट्रांजैक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है डिफाइन IMPS। IMPS स्टैंड फॉर इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, ठीक है। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। यू कैन यूज़ इट टू मेक पेमेंट थ्रू योर मोबाइल नंबर। इससे मोबाइल नंबर से पेमेंट आप कर सकते हैं। और आधार कार्ड लिंक टू योर मोबाइल नंबर, अगर आधार कार्ड अगर लिंक्ड है मोबाइल से तो भी आप कर सकते हैं टू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू यूज़ IMPS यू हैव टू रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग। इसको यूज़ करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस सर्विस इज़ अवेलेबल 24/7 थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल चलती है ये, इंक्लूडिंग बैंक हॉलीडे। बैंक हॉलीडे में क्या होता है, बैंक बंद रहते हैं, लेकिन ये सर्विस आपकी खुली रहती है, ठीक है सर। फिर आता है व्हाट इज़
A mobile wallet or e-wallet. E-wallet is a type of electronic card. क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है विच इज़ यूज फॉर ट्रांजैक्शंस मेड ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर और स्मार्टफोन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं लेकिन ऑनलाइन, किसके थ्रू, कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के थ्रू. एंड ई वॉलेट नीड्स टू बी लिंक विद द इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट. इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने अकाउंट से लिंक करना पड़ जाएगा टू मेक पेमेंट. ठीक है, ई वॉलेट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट इन विच अ यूज़र कैन स्टोर हिज हर मनी फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन. ये एक तरीके से क्या है, प्रीपेड होता है. ठीक है, प्रीपेड अकाउंट, इसके अंदर पहले आप पेमेंट कीजिए, उसके बाद इससे आप ट्रांजैक्शन आगे कर सकते हैं. फिर आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एटीएम. एटीएम क्या होता है सर. एन एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन. क्या है, एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन. अ कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. क्या कर सकता है, या तो विड्रॉ भी कर सकता है पैसा इसमें से और डिपॉजिट भी कर सकता है. ठीक है, बाय इंसर्टिंग हिज हर एटीएम कार्ड. क्या करना पड़ेगा उसको, सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड अंदर डालना पड़ेगा. टाइपिंग हिज पिन, पर्सनल आइडेंटिटी नंबर, पिन डालना पड़ेगा. द एटीएम ऑपरेट्स 24 आवर्स. ठीक है, 24 घंटा एटीएम काम करता है. चलिए सर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या कहता है, ब्रीफली डिफाइन डेबिट कार्ड. अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. ठीक है, डेबिट कार्ड कब मिलेगा, पहले उसको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर उसको क्या मिल जाएगा, डेबिट कार्ड मिल जाएगा. द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज्ड. ठीक है, वो क्या कर सकता है, तुरंत पेमेंट कर सकता है अगर उसने कोई चीज़ खरीदी है और सर्विसेज, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो. अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. किसके ज़रिए से पेमेंट करेगा, डेबिट कार्ड से. प्रोवाइडेड द सेलर हैज़ टर्मिनल फैसिलिटी. यहाँ पे सेलर के पास अगर टर्मिनल फैसिलिटी अवेलेबल है तभी डेबिट कार्ड का यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज डेबिट कार्ड का यूज़ नहीं कर पाएंगे. तभी वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड टर्मिनल फैसिलिटी इज़ अवेलेबल. डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम. ठीक है, एटीएम के अंदर से आप पैसा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. फिर कहता है व्हाट इज़ अ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड क्या होता है सर. एनीवन हैविंग अ गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड. अगर आपकी रेपुटेशन है, अच्छी है, तो आपको क्रेडिट कार्ड बैंक आराम से दे देगा. अ पर्सन नीड नॉट टू हैव मनी इन हिज बैंक अकाउंट टू गेट द क्रेडिट कार्ड. अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी होगा तो भी आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा. रादर इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ये काम करता है. आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मैंने पढ़ाई है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में. कार्ड होल्डर कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड. क्या कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है. द नेम, फोटो, सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक एंड द डेट ऑफ वैलिडिटी आर इंस्क्राइब्ड ऑन द क्रेडिट कार्ड. ये सारी डिटेल उसकी वहाँ पे दी हुई होती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर. अब कहता है कि डिफरेंस क्या है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अंदर. तो सर डेबिट कार्ड में कहता है द कार्ड होल्डर इज नॉट अ डेटर इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. ठीक है, जो कार्ड होल्डर है वो डेटर नहीं होता क्योंकि उसने पहले पैसा बैंक में जमा किया है, उसके बाद ही वो डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकता है, इसलिए वो डेटर नहीं है. जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, द कार्ड होल्डर इज अ डेटर इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो डेटर है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी उसने पैसा यूज़ कर लिया बैंक का, तो अब वो डेटर बन गया है बैंक के लिए, बैंक उससे पैसा लेगा. ठीक, क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. यानी डेबिट कार्ड के अंदर सिर्फ आप डेबिट कार्ड तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपके अकाउंट में पैसा है. अगर पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड. यानी क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है. डेबिट कार्ड में क्या है, सिक्योरिटी इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेबिट कार्ड. सिक्योरिटी कोई चाहिए नहीं है क्योंकि सर आप जब ही यूज़ कर पाएंगे डेबिट कार्ड जब आपके अकाउंट में पैसा होगा. जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, सिक्योरिटी चाहिए. सिक्योरिटी इन सम फॉर्म इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हैं, पैसा ना भी हो तब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड. डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला कहता है स्टे अवे फ्रॉम एटीएम दैट अपीयर डर्टी और डिसरिपेयर. ठीक है, क्या कह रहा है कि उससे हमें दूर रहना है जो एटीएम क्या है, डर्टी है यानी साफ़ सुथरे नहीं है और रिपेयर भी नहीं है. एट बेस्ट सच एटीएम में नॉट वर्क व्हेन यूज्ड एंड एट वर्स्ट. एट बेस्ट क्या होगा, कह रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा आपके साथ क्या हो सकता है उसमें फिर कि वो काम ही नहीं करेगा.
ठीक है। और एट वर्स्ट क्या हो सकता है, मे बी फेक मशीन, क्या हो सकता है, फेक मशीन हो, वो क्या कर रही है, सेटअप टू कैप्चर द कार्ड इन्फॉर्मेशन, क्या करे उससे वो कार्ड की इंफॉर्मेशन चुरा ले। ठीक है, तो बेस्ट में आपके साथ यही हो सकता है उस मशीन में कि भाई वो काम ही नहीं कर रहा है। ठीक, और वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि उसमें से आपकी डिटेल सारी फैच हो गई है, जो फ्रॉड कर रहा था उसने आपके साथ फ्रॉड कर लिया। फिर कहता है डू नॉट यूज़ एटीएम विद अनयूजुअल साइनेज। ठीक है, अनयूजुअल साइनेज के साथ भी आप एटीएम्स को यूज़ ना करें। सच अ कमांड टू एंटर योर पिन ट्वाइस टू कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसने कहा एटीएम में आपने पिन डाली, वो कह रहा है दोबारा से पिन डालिए ताकि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो, तो ये चीज़ एक अनयूजुअल है। ठीक है, ये होती नहीं है उसके अंदर। ठीक, तो इससे भी अगर अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। अवॉइड यूजिंग द एटीएम इफ सस्पिशियस इंडिविजुअल्स आर स्टैंडिंग नियर बाय। हमेशा जब भी एटीएम जाइए तो कोई एंटर नहीं हो सकता है सिवाय आपके। ठीक है, तो अगर कोई आपके नियर बाय खड़ा हो रहा है आके तो फिर आप उससे अवॉइड करिए और उस एटीएम को अवॉइड करिए और उससे दूर हो जाइए। क्रिमिनल्स में ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, यूज़ द मशीन टू स्टील योर कैश। ठीक है, आपका कैश चुराने की कोशिश कर सकते हैं। और वॉच एज यू टाइप योर पिन। ठीक, या फिर आप पिन जब टाइप कर रहे हो तो फिर वो देख ले उस पिन को। बी अवेयर इफ़ योर कार्ड गेट स्टक इन द मशीन। अगर कार्ड फंस जाए तो भी आप अलर्ट हो जाइए। एंड समवन अप्रोचेस टू हेल्प, इट मे बी अ स्कैम। ठीक है, कोई आ रहा है कि नहीं नहीं मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ, तो ये स्कैम हो सकता है, इससे बच के रहिएगा। अ क्रिमिनल्स में ट्राइंग टू वॉच यू एज यू एंटर योर पिन। ठीक है, इफ़ योर कार्ड गेट स्टक इन द मशीन कॉल योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रॉम्प्टली टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। ठीक है, किसको कॉल करना है, अपने बैंक को कॉल करना है कि भाई देखो यहाँ पे मेरा कार्ड फंस गया है। चेक योर बैलेंस ऑन रेगुलर बेसिस। अपने बैलेंस को क्या करते रहिए, चेक करते रहिए हर रोज़। इन केस ऑफ लॉस ऑफ योर कार्ड इन्फॉर्म द बैंक विद इन 2 डेज। ठीक है, अगर आपका बैंक जो है कार्ड खो जाता है तो विद इन 2 डेज़ के अंदर वो बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक में क्या फ़र्क होता है, तो सेंट्रल बैंक इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले कहता है सेंट्रल बैंक कौन ओन करता है, गवर्नमेंट। कॉमर्शियल बैंक इज़ ओन बाय द शेयर होल्डर्स, जबकि कॉमर्शियल बैंक कौन ओन करते हैं, शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। सेंट्रल बैंक इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जबकि कमर्शियल बैंक इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो है प्रॉफिट्स कमाने के लिए काम करते हैं। एवरी कंट्री हैज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री, और कमर्शियल बैंक बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है सर, सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज नीड। जैसी कंट्री की नीड होगी उस हिसाब से क्रेडिट को कंट्रोल करती है सेंट्रल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट। ठीक, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, उसी का जस्ट अपोजिट, वो क्रिएट करती है क्रेडिट को टू मीट द बिजनेस नीड, बिजनेस की नीड्स को पूरा करने के लिए। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल मोनोपोली ऑफ इशू नोट। कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू नोट्स, जबकि कॉमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकती है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे देश के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है हमारे देश का। ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाल दे, हो सकता है वो सेंट्रल बैंक डाल दे। इट्स अप टू देम, एग्जामिनर के ऊपर। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक क्या है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। चलिए तो फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला कहता है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। जनरली सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द मोनोपोली टू इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, तो करेंसी नोट्स कौन इशू कर सकता है, सेंट्रल बैंक। इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ के ऑल दी अदर करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे लोग सारी जो नोट्स होते हैं 1 रुपये के नोट को छोड़ के वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द सेंट्रल बैंक टू इशू नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ इट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक ही नोट्स इशू करता है। फिर गवर्नमेंट्स बैंक होता है, द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर, फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। ठीक है, बैंकर भी है, फिजिकल एजेंट भी है और एडवाइज़र भी है, किसको, गवर्नमेंट को ये सब
फैसिलिटीज़ देता है। इट मेक्स एंड रिसीव पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट करता भी है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट लेता भी है। एज अ फिस्कल एजेंट सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स कंसर्निंग मॉनेटरी एंड बैंकिंग पॉलिसीज़। ठीक है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। ठीक, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है और बैंकिंग की पॉलिसी है उन सब के ऊपर। फिर कहता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। दे में क्रिएट टू मच और टू लिटिल। हो सकता है बहुत ज़्यादा बना दें वो क्रेडिट को, हो सकता है बहुत कम रखें। विच कॉजेज फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस लेवल। इससे क्या होता है? देश के अंदर फ्लक्चुएशंस आना शुरू हो जाते हैं। द सेंट्रल बैंक एक्सरसाइजेज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द क्रेडिट ग्रांटिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है सेंट्रल बैंक? इसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेंट्रल बैंक दो तरीके से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। एक क्वालिटेटिव मेथड होते हैं, दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आई होप के इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। द सेंट्रल बैंक इज़ द सोल कस्टोडियन ऑफ गोल्ड। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का सोल कस्टोडियन कौन है? सेंट्रल बैंक। एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। सारी फॉरेन करेंसी भी सेंट्रल बैंक के पास ही रहती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नीडेड फॉर मेकिंग पेमेंट्स टू फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, फॉरेन कंट्री को पेमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। फिर कहता है मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट। द सेंट्रल बैंक मेक्स ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मेंटेन अ स्टेबल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी एक करेंसी जो हमारे देश की करेंसी है वो दूसरी करेंसी में कितने रुपए में एक्सचेंज हो रही है उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। द सेंट्रल बैंक कीप्स अ वॉच ऑन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट पे बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखती है। व्हेन एवर देयर आर वाइड फ्लक्चुएशंस in the exchange rate, the central bank buy or and sells foreign currency to stabilize the foreign exchange। ये सर क्लास 12 का टॉपिक है आपका, जब आपको पढ़ाया जाएगा कि एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है सर, तो बैंकर्स बैंक है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर बैंक टू ऑल द कॉमर्शियल banks of in the country. As a bankers bank, the central bank provides short-term loans and bill discounting facilities to the commercial bank. फिर कहता है lender of the last resort whenever a commercial bank needs a financial assistance. Suppose बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पास पैसा ख़त्म हो गया था, वो इन दैट केस द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फंड टू द कमर्शियल बैंक। फिर क्या करता है सेंट्रल बैंक? कमर्शियल बैंक को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ईदर बाय ग्रांटिंग लोन्स, या तो लोन दे देगा, और बाय परचेजिंग इट्स सिक्योरिटीज़, या तो उसकी सिक्योरिटीज़ को क्या करेगा? परचेज कर लेगा। इन दिस वे सेंट्रल बैंक एक्ट एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिर क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। इन अदर वर्ड इट सेटल्स द क्लेम ऑफ कमर्शियल बैंक थ्रू प्रोसेस ऑफ बुक एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्लेम्स होते हैं कमर्शियल बैंक के दूसरे कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो सेटलमेंट सेंट्रल बैंक आके करवाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्लेन द वेरियस फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और इसके ऊपर भी बड़े आराम से केस स्टडी एमसीक्यू बन सकते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ के जाना है। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। क्रेडिट कार्ड के अंदर फ्रॉड कैसे किया जाता है। कहता है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज अ ब्रॉड टर्म। क्या है? एक बहुत बड़ा टर्म है। कंसिस्टिंग ऑफ थेफ्ट ऑफ अ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, या तो चोरी हो जाए, एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फंड। ठीक, या तो फ्रॉडुलेंट यूज किया जाए। द पर्पज ऑफ द फ्रॉड मे बी टू ऑब्टेन गुड्स विदाउट पेइंग और टू गेट अनऑथोराइज्ड फंड फ्रॉम द अकाउंट। ठीक है, हो सकता है उसका पर्पस कि हम उससे क्या करें, गुड्स खरीद ले और हम उसको पे ना करके बल्कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी और के पे करवा दें। ठीक है, द अकाउंट नंबर ऑफ द कार्ड एंड अदर डिटेल्स में बी यूज्ड इन एन अनऑथोराइज्ड वे। ठीक है, हो सकता है कि अकाउंट नंबर की जो उस कार्ड की जो डिटेल है उसको अनऑथोराइज्ड वे में यूज़ किया जा रहा हो। द कार्ड होल्डर कैन क्विकली रिपोर्ट द थेफ्ट ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड। ठीक है,
तो जैसे ही कार्ड चोरी हो तुरंत उसकी क्या करे, कंप्लेन कर दे बैंक के अंदर। बट द थीफ में होल्ड द कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट फॉर वीक्स और मंथ। ठीक है, हो सकता है कि वो हफ्तों और महीनों तक के उस अकाउंट को क्या कर दे, होल्ड पे लगा दे। ठीक, द कार्ड होल्डर में नॉट डिस्कवर फ्रॉड अंटिल रिसिप्ट ऑफ द बिलिंग स्टेटमेंट। कब तक के नहीं पता चल पाएगा फ्रॉड का, जब तक के उसको बिलिंग स्टेटमेंट उसका ना मिल जाए। द कार्ड होल्डर मस्ट बी कॉन्स्टेंटली अवेयर इन केस ऑफ एनी सस्पिशियस और अननोन ट्रांजैक्शन। अगर कोई सस्पिशियस या अननोन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आपके अकाउंट के अंदर तो आपको इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए है। ठीक है, अगला फ्रॉड क्या होता है सर, फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड। फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड क्या होता है सर, A false accounting fraud occurs when assets of a company are overstated। क्या करा जाता है इसके अंदर, एसेट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है जिसकी जो वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने एक मशीन खरीदी है, वो 3.5 लाख की है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ओवर स्टेट करके दिखा दिया, आपने उसको दिखा दिया 10 लाख, 5 लाख, इस तरीके से। और इट्स लायबिलिटी आर अंडर स्टेटेड, या फिर उसकी लायबिलिटी को अंडर स्टेट किया जाता है। कैसे अंडर स्टेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 लाख की लायबिलिटी थी, आपने उसको सिर्फ 3 ही लाख दिखाया। ठीक, इस तरीके से अंडर स्टेट कर दिया। इन ऑर्डर टू मेक इट अपीयर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर, क्या दिखाने के लिए कि आपकी जो फर्म है वो फाइनेंशियली क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होती है। तो अगर लायबिलिटीज़ कम होंगी, एसेट्स ज़्यादा होंगे, तो फिर आप तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक, इस वजह से ये चोरी करी जाती है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। ठीक, Due to false accounting, the financial statements of the firm do not reflect true and fair picture of its financial health। ठीक है, तो उसकी हेल्थ सही पता नहीं चल पाती है। Some examples of false accounting fraud are an employee inflating claims of फॉर एक्सपेंसेस। ठीक, एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ा के बता रहा है ताकि उसको क्लेम बड़ा से ज़्यादा मिल जाए। ठीक, एन एम्प्लॉय फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स टू स्टील मनी। ठीक, क्या कर रहा है, फॉल्सिफाइंग अकाउंट्स यानी झूठे अकाउंट्स बना रहा है। क्यों, सिर्फ ताकि पैसा चोरी कर पाए। अ कंपनी ट्रेडिंग डिस्पाइट बीइंग इंसॉल्वेंट, कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है फिर भी वो क्या कर रही है, ट्रेड करे जा रही है। द रीजन बिहाइंड फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड आर टू हाइड लॉसेस, टू रिपोर्ट अनरियलिस्टिक प्रॉफिट, टू कवर अप थेफ्ट। ठीक है, तो क्या किया जाता है, लॉसेस को छिपाने के लिए करा जाता है इसको। रिपोर्ट अनरियलिस्टिक प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट नहीं है उस बढ़ा चढ़ा के हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और टू कवर अप थेफ्ट यानी चोरी छिपाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें फ्रॉड कर लें। फिर अगला फ्रॉड आता है इंश्योरेंस फ्रॉड। ये क्या कहता है, एनी एक्शन टेकन with the intention to obtain a fraudulent benefit from an insurance process is an insurance fraud। Any action taken with the intention to obtain fraudulent benefit from an insurance process is an insurance fraud। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्शन किया जाए ताकि उसका इंटेंशन क्या हो, फ्रॉड करना हो इंश्योरेंस के पूरे प्रोसेस में, उसको इंश्योरेंस फ्रॉड कहा जाता है। इट में अकर व्हेन अ इंश्योरर नोइंगली डिनाइज अ ड्यू बेनिफिट टू द इंश्योर्ड। ठीक है, ये कब अकर होगा, अब इंश्योरर लायबल था कि वो पे आउट करे इंश्योर्ड को, लेकिन वो डिनाई कर दे। बोथ एम्प्लॉय ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेमेंट्स कैन इंडल्ज इन इंश्योरेंस फ्रॉड। हो सकता है कि कंपनी भी फ्रॉड में इंडल्ज हो सकता है जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी फ्रॉड कर दे। इंश्योरेंस फ्रॉड हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द स्टार्ट ऑफ इंश्योरेंस एज अ बिजनेस एक्टिविटी। जब से बिजनेस की एक्टिविटी इसने स्टार्ट करी है इंश्योरेंस ने, तब से इंश्योरेंस फ्रॉड चले आ रहे हैं। देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड एंड दीज टेक प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, बहुत तरीके के यहाँ पे फ्रॉड होते हैं और ये होते रहते हैं। फेकिंग डेथ टू क्लेम लाइफ इंश्योरेंस मनी। ठीक, किसी को ज़बरदस्ती मार देना, मरा ही नहीं है वो ज़िंदा है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया ताकि हम क्या ले लें, उससे लाइफ इंश्योरेंस वाला क्लेम ले लें। कंसीलिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी हमने मिस रिप्रेजेंट करके इन्फॉर्मेशन दिखा दी। टू क्लेम हेल्थ केयर बेनिफिट्स। फेकिंग एक्सीडेंट नहीं हुआ था फिर भी हमने क्या दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। टू क्लेम ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस आर एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड। ये सारे क्या थे, इंश्योरेंस फ्रॉड के एग्जाम्पल थे। चलिए सर अगले फ्रॉड की तरफ बढ़ते हैं।
दो फ्रॉड रह गए खाली हमारे। पहला कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। दिस इज अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ट्रेड सीक्रेट लॉज। इन सब के अगेंस्ट में जो फ्रॉड किए जाते हैं, ठीक है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड कंसिस्ट अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। क्या होती है इसमें? बहुत सारी तरीके की एक्टिविटी होती है। द फ्रॉड में इन्वॉल्व गेनिंग इलीगल एक्सेस टू प्रोटेक्टेड मटेरियल। किसी का प्रोटेक्टेड मटेरियल था, हमने क्या किया, उसमें इलीगल एक्सेस ले लिया। दिस इज़ बेसिकली अ थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, क्या ये थेफ्ट है, चोरी है, थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन और डिसीट। Another type of intellectual property fraud is false registration of someone's intellectual property। ठीक है, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, ये भी एक तरीके से फ्रॉड होता है। अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड इज नोन एज इन्वेंटर प्रमोशन फ्रॉड। क्या है सबसे कॉमन? इन्वेंटर प्रमोशन फ्रॉड। एमसीक्यू में आ सकता है, इसको हाईलाइट कर दिया इसलिए मैंने। Under it, an inventor is strict to pay money for the promotion or development of his her invention। ठीक है, किसी ने कोई इन्वेंशन किया तो इन्वेंटर से कहा जाता है कि भैया तुम पेमेंट करो ताकि हम तुम्हारा क्या करें, प्रमोशन करेंगे। ठीक है, और डेवलपमेंट भी करेंगे। ठीक, तो इन्वेंशन ऑफ प्रमोशन, under it an inventor is strict to pay money for the promotion or development of his her invention without the promotion or development ever happening। ठीक, पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन कभी भी उसका प्रमोशन या डेवलपमेंट नहीं होता। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। कॉपीराइट है जैसे किसी का, तो उसका इन्फ्रिंज करना ये भी एक तरीके से फ्रॉड होता है। फिर आता है इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क। ठीक, इसमें क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क चाहिए होता है। अ साइबर क्राइम कैन बी डिफाइंड एज एन ऑफेंस दैट इज कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, किसके अगेंस्ट में हो सकता है? किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हो सकता है। विद द मोटिव टू डेलिबरेटली हार्म द रेपुटेशन ऑफ विक्टिम। क्या करेंगे? डेलिबरेटली जो है किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचाएंगे और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म लॉस टू द विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली हम करें चाहे इनडायरेक्टली करें, लेकिन हम करेंगे। मेंटली हार्म उसको पहुंचाएंगे, फिजिकली हार्म पहुंचाएंगे, रेपुटेशनली हार्म पहुंचाएंगे बाय यूजिंग द मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स। आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है साइबर फ्रॉड। ठीक है, साइबर क्राइम्स कैन थ्रेटन द फाइनेंशियल हेल्थ एंड रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो पैसा भी मांगते हैं कॉल कर करके कि मैं आपका ये चीज़ कर दूंगा, वो चीज़ कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दीजिए वो। और हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, यानी वो पूरी तरह से टेंशन में रहता है, स्ट्रेस हो जाता है उसको, रात रात भर फिर इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है। ठीक है, इस तरीके से उसके हेल्थ पे भी असर पड़ता है। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन अ नेशन के ऊपर भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। हैकिंग, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, अनवारंटेड मास सर्वेलेंस आर सच टाइप ऑफ क्राइम्स। ठीक है, तो ये सारे तरीके के क्राइम्स इसमें पाए जाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर पूछ लिएगा, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यही आपका जो लाइक करना और सब्सक्राइब करना है ना चैनल को, तो इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आगे इसी तरीके से वीडियो बनाते रहूं और आपके लिए कंटेंट आसान से आसान लैंग्वेज में लेके आता रहूं। आप लोग जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। पहले आपके लिए नोट्स मैं तैयार करता हूं पूरे, ठीक है, उसको लिखता हूं, लिखने के बाद उसके बाद उसकी वीडियो बनाता हूं, फिर वीडियो बनाने के बाद फिर उसकी एडिटिंग करता हूं, एडिटिंग के बाद उसको रिव्यू करता हूं, उसके बाद फिर कहीं जाके आप लोग के लिए वो वीडियो पब्लिश करता हूं ताकि आप लोग तक के जो कंटेंट पहुँचे वो बहुत ही ठीक पहुँचे, बिल्कुल उसमें कोई भी ज़रा सी भी गलती ना पाई जाए। ठीक है, इस वजह से इतनी मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाए और आसान से आसान लैंग्वेज में हो जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। ठीक है सर, तो मैं आप ही लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप ही लोग के लिए इतनी जान लगा रहा हूँ, अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ उसके ऊपर। तो आई होप कि आप लोग भी
मुझे मोटिवेट करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। ठीक है सर, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।